बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवाबित एक बार फिर से बहाल होने जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए एक सेहत याबी की दुआ के साथ एक ख़त भी मौसूल हुआ था और फिर कहा जा रहा है कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो गए हैं। कुछ राब्ते तो ISPR की जानिब से भी कन्फर्म किए गए हैं। पाकिस्तान और भारत के रवाबित की सूरत में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? हमने जो कश्मीर कॉज को लेकर हम चल रहे थे और कश्मीर कॉज में हमने ये तय किया था कि जब तक भारत 5 अगस्त वाली पोजीशन के ऊपर कश्मीर का मामला वापस नहीं लाता, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक भारत के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो सकता, ताल्लुकात अस्तवार नहीं किए जा सकते, बहाल नहीं किए जा सकते। अब हम कहाँ पर खड़े हैं इसके ऊपर भी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर बात करूँगा। जो बाइडन के आने के बाद क्या ये जो राब्ते बहाल हुए हैं, जिसकी पहल भारत की जानिब से हुई है, भारत अब अंदरूनी तौर पर इतना अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका है, 4 माह मुकम्मल हो गए वहाँ किसानों के एहतजाज को, और भारत ने जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना सिर्फ भारत के अंदर की जा रही हैं बल्कि कश्मीर के अंदर भी की जा रही हैं। इन सारे सिनेरियो में भारत आइसोलेशन का शिकार होना शुरू हो गया था। इस वजह से भी भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई और फिर जो बाइडन के आने के बाद ख़ित्ते पर उसके क्या उनकी नई पॉलिसी के असरात मुरतब होंगे। वो अफ़गानिस्तान से नहीं निकलना चाह रहे। अफ़गानिस्तान से अगर वो अपनी जो डेडलाइन उन्होंने दी, जो मुआहदा किया, उसको वो मीट, जिस तरह से जो बाइडन ने की स्टेटमेंट भी सामने आई कि वो जो है वो उसको शायद मीट ना कर पाए, तो उस सूरत में तालिबान का जो अग्रेशन था वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो उस सूरत में अब ख़ित्ते में क्या चेंजेस जो हैं वो रूनमा होंगी, उसके क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार हो सकता है, इसके ऊपर और तमाम दीगर और पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। आप साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर वक्त देने के लिए। सर, मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान और भारत के राब्ते अब एक बार फिर ऑफिशियली जो है वो ISPR की जानिब से भी कंफर्मेशन हुई है, हॉटलाइन के ऊपर भी रब्ता हुआ है, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के नाम में ख़त भी लिखा गया है। तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जबकि हमने कश्मीर के मामले को भी सामने रखना है और कश्मीर कॉज पर इसके क्या जो है वो असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर भी बात कीजिएगा प्लीज़। देखिए, ये जो सीज फायर हुई है ये तो हर बंदा इसको वेलकम करेगा, क्योंकि बदकिस्मती से जो कुछ भी हो रहा था उसमें दोनों साइड पे कश्मीरी शहीद हो रहे थे ना, वो जख्मी भी वही हो रहे थे, तो उसकी तो ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को थी। तो इसलिए इसको तो फिर इंसानी बुनियादों पर भी वेलकम करना चाहिए कि कश्मीरियों ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। तो अब अगली बात यह है कि हाँ, इसके पीछे कुछ रास्ते जरूर हैं, क्योंकि आनन फानन इस तरह हो नहीं सकती थी। और जिस तरह दोनों DGMOs ने जो जबान इस्तेमाल की है, एड्रेसिंग ईच अदर्स कोर कंसर्न्स, उससे भी वाज़ेह है कि इसको पॉलिटिकली हाईएस्ट लेवल पे क्लियर किया गया है कि फौजी इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं करते हैं जो उसमें इस्तेमाल की गई है। इसलिए अब ये तो क्लियर है। अब ये भी क्लियर हो गया कि हिंदुस्तान जो है वो बातचीत करना चाहता है। अब देखना ही है, और हम पाकिस्तान ने तो कभी भी नहीं कहा कि बातचीत नहीं करना चाहता। क्या ये टैक्टिकल है या इससे आगे भारत बढ़ेगा? यहाँ तक मामला पाकिस्तान का और कश्मीरियों का है, बुनियादी मसला है कश्मीर का, और अगर उसमें भी हमने स्टेप बाय स्टेप जाना हो, पहला मसला आएगा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का। कुछ हो या ना हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन रुकनी चाहिए। पीस प्रोसेस तो भी दूर की बात है। अच्छा, अगर तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन रुकती हैं तो फिर अगले इश्यू खड़े होंगे। और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में ये भी आता है कि कश्मीरी मेजॉरिटी जो है, मुस्लिम मेजॉरिटी, अगर उसको वो कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 35 भी उड़ाया है और उसमें आके मेजॉरिटी अपनी करना चाह रहे हिंदुओं की, तो वो तो फिर तो नॉन स्टार्टर है और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि जो देखने वाली बात है वो ये है कि मेरा जाता ख्याल है कि पहले कदम को तो वेलकम करना चाहिए। सर, ये भी एक अंदाजा
सर हमने प्रिंसिपल स्टांस ये लिया था कि कश्मीर कॉज को सामने रखा जाएगा और उस वक्त तक भारत से कोई बात नहीं की जाएगी जब तक भारत 5 अगस्त 2019 से पहले वाली कश्मीर की हैसियत को बहाल नहीं कर देता। तो अब उसके बावजूद ये फिर राब्ते हो रहे हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं सर कि कहीं हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने जा रहे? देखिए, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। सबसे ज्यादा सफरर्स तो कश्मीरी है ना इसमें जी। 70 साल तो गुजर गए। अब मसला यह है कि क्या गवर्नमेंट के ज़हन में क्या है, उनको क्या एश्योरेंसेस है। मैं क्योंकि खुद हुकूमत में रहा हूँ, मैं कोई इर्रिस्पॉन्सिबल बात नहीं कर सकता कि जो लोग बीच में पड़े हैं, नेचुरली पाकिस्तान ने उनको ये कहा होगा कि जी कश्मीर की सेटलमेंट के बगैर कोई, हमारा माजी का तजुर्बा बताता है कि जो सीज फायर है ये देर पा नहीं होगी। तो इसमें अगर फर्ज करें भारत ने जुल्म शुरू किए और वहाँ फिर तो एक कश्मीरी जो है इश्तिहार में आएंगे, वो जवाब देंगे, वो फिर भारत के पाकिस्तान के खाते लगा देगा कि जी पाकिस्तान कुछ कर रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कम से कम ये एश्योरेंस मिली होगी कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बेहतर होगी और वहाँ भारत उसकी अगर ऐसी वायलेशन होती है जिसमें कि लग रहा है कि जैसे 35A के बाद कि वो अपनी आबादी हिंदू जाके लेके जाएगा ताकि उसका डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल दे, फिर तो ये नहीं चलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल स्टूपिड किस्म की बात है। फिर उनको जरूरत ही नहीं थी कि पाकिस्तान से सीज फायर करते, जैसे चलते रहने देते। वो उनको फायदा है, इलेक्शन में भी फायदा होता है। इस वक्त 5 रियासतों में हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, उनको फायदा था। पाकिस्तान को गालियां देते, मुसलमानों को गालियां देते, इसी नाम पे तो उनको वोट पड़ते हैं। ये उन्होंने बंद कर दिया। मैं नोट कर रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी बैशिंग और मुस्लिम बैशिंग नहीं हो रही नारों के तौर पे। तो अब इसमें क्या भारत की मंतक है ये तो उनके दिमाग में होगा। तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि उन्होंने ये सोचा होगा कि जिस किस्म की उनको लानत मलामत हुई है, या पाकिस्तान तो छोड़े, जो मगरबी मीडिया जो है कश्मीरियों को ही भूल जाए। मगरबी मीडिया, हालांकि मगरब जो है भारत का हलीफ है चीन के खिलाफ, अगर उनको वहां भी गालियां पड़ रही हैं और वो जो थिंक टैंक फ्रीडम हाउस है उसने भारत को डिक्लेयर कर दिया है फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री, और इसी तरह जो कोई अखबार नहीं, लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स या लॉस एंजलिस टाइम्स या राइट की तरफ वो क्या उसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल, कोई भी ऐसा नहीं जो भारत को डिफेंड कर रहा। और फिर इसी तरह जो फार्मर्स एजिटेशन हुई है उसमें भी बहुत से लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिसपे भारत बड़ा खुश हो रहा था कि जी इंडियन ओरिजिन के लोग सपोर्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे नहीं कर रहे। तो अमेरिकन तो पुजा गए, भारतीय भी सपोर्ट नहीं कर रहे जो अमेरिका में आबाद है। मैं सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। जी सर। तो अब अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे उसको इतनी कीमत अदा करनी पड़ रही है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए एक मुसीबत ये बनी है, तो ठीक है उसका स्ट्रेटेजिक अलायंस इंडिया से ही है, और ये भी ठीक है कि वो चीन के खिलाफ इंडिया को ही बिल्ड करना चाहता है। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कि हिंदुस्तान को सपोर्ट करें तो उनको 36 बंदे ये पूछेंगे तो भाई तुम चीन की तो बड़ी बात कर रहे हो, क्योंकि रोज वो चीन का नाम लिया होता है उन्होंने, हांगकांग का वगैरह, तो तुम कश्मीर पे। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें कुछ सोच इसके पीछे कार फरमा थी भारत की साइड पे कि वो कोई डायलॉग। इसमें एक सोच ये भी तो हो सकती है कि ज़ाहिर इस दफा हमें देखने में आया कि भारत की तरफ से जेस्चर मिला और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए भी उन्होंने एक ख़त लिखा और उसमें उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की उन्हें। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो भारत के अंदरूनी अपने हालात हैं सर, जिसमें किसानों के एहतजाज को 4 माह हो चुके हैं, वहाँ पर भारत खुद से दुनिया के एतबार से अगर देखें तो आइसोलेशन का शिकार होने जा रहा है। तो इन तमाम हालात से अब मोदी बाहर निकलना चाहता है सर, ये भी एक आपके नज़र में ये चीज़ है सामने? मैं कह रहा हूँ कि लानत मलामत इतनी ज्यादा हो रही है, और ये तो आपने फार्मर्स का किया है, फार्मर्स का तो कुछ भी नहीं हुआ जो कश्मीरियों के ऊपर हो रहा है। कश्मीरियों ने जो मगरबी दुनिया में, चाहे यूरोप के न्यूज़पेपर्स हो
बरतानिया के हो, पार्लियामेंट के मेंबर्स हो, कांग्रेसमैन हो, सेनेटर्स हो, भाई वो तो बड़ी सख्त उस पर लान तान हो रही है। जो आपने कुछ बात की है किसानों की भी बहुत कम रिएक्शन हुआ है। सिखों ने ज्यादा किया है, जो कनाडा में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप में है। ठीक, अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। आप समझते हैं कि ये उसकी एक वो रीजन है सर। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी कमेंट करें सर, कि जो अमेरिका के अंदर तब्दीली आई, जो बाइडेन आए, आप समझते हैं कि ये भी उनकी तरफ से भी कुछ स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है, कुछ प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, चूंकि वो अफगानिस्तान से भी निकलना नहीं चाह रहे, इस बुनियाद पर भी चीजें सेटल करना चाहते हैं सर वो? मैंने तो आपको कहा है कि डेफिनेटली है। मैंने तो यही आपको कहा है कि मगरिब जो कि भारत को बनाना चाह रहा है अपना एलाइज, उसके लिए मुसीबत बनी हुई है। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सोच तो होगी ना मोदी के दिमाग में कि भाई अगर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बात तो करेगा ना। ये तो नहीं हो सकता जो कहता हल्की डोरी, सब हालात ठीक हो गए, तुम कश्मीरियों को मारते जाओ, हम मुस्कुराते जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि भारत ने भी तो सोचा होगा, अकल के बंदे तो नहीं है। हाँ, बहस ये होगी कि भाई वो क्या चीज है जिसके ऊपर भारत पाकिस्तान से बात करने को राजी होगा। अब ये जो चीज है कयास आराई की है, क्योंकि माजी के फॉर्मूले फेल हो गए। देखिए ना, हमने भी जो 4 पॉइंट्स का फॉर्मूला किया है ना जी, वो इसीलिए किया था ना कि भाई जंगे 10 लड़ी, कुछ भी नहीं निकला। कश्मीरी बेचारे मारे जा रहे थे, आधा पाकिस्तान भी चला गया इन द प्रोसेस। तो कोई सोच के ही किया था ना 4 पॉइंट। उस पर को 100% लोग तो राजी नहीं थे ना हिंदुस्तानी राजी थे, ना पाकिस्तानी थे, ना कश्मीरी थे। लेकिन भारी अक्सरियत कश्मीरियों की, पाकिस्तानियों की और उस वक्त इंडियंस की भी ये समझती थी कि को वे आउट ढूंढना चाहिए। अब वो वे आउट क्या है, उसके खद्दोखाल जो है हो सकता है बैक चैनल पर डिस्कस हुए हो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उसमें ये है कि कश्मीर को भूल जाओ और आगे चलो। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इंतज़ामिया, नई अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो जाना नहीं चाह रही, वो डेडलाइन को मीट नहीं करना चाह रहे। सर, उस सूरत में आप क्या देखते हैं, जबकि तालिबान की तरफ से भी एग्रेशन सामने आ रहा है, आप हालात को किस करवट बदलता देखते हैं सर? जहाँ तक अफगानिस्तान का मामला है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सीज फायर की बात कर रहा हूँ। जो आगे रोड मैप है ना, मैं उस पर अंदाजा ही लगा सकता हूँ। लेकिन ये जो बात है इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंडिया पे प्रेशर पड़ रहा था लद्दाख के बाद चाइना के साथ, तो लद्दाख के साथ चाइना के साथ पड़ रहा था। पाकिस्तान, अमेरिका ये चाह रहा था और हम भी चाह रहे थे कि जब अफगानिस्तान का मसला हो उस वक्त हमारी अटेंशन डाइवर्ट इंडियन बॉर्डर या LOC की तरफ ना हो। ये तो बड़ी समझने वाली बात है। इंडिया को भी सूट करता है और पाकिस्तान को भी सूट करता है। इंडिया को सूट करता है कि वो देखे भी ये चीन के साथ जो उनके साथ हो गया है लद्दाख के बॉर्डर पे, सोचेंगे ना कि अब क्या करना है। एक चीज और है, जब लद्दाख में ये हुआ था तो बहुत से हिंदुस्तानी लिखने वाले, और मैं उसको मॉनिटर कर रहा था, कहना शुरू कर दिया था कि ये खाम ख्याली थी भारत के जर्नलों की कि भाई हक वक्त वो 1-2.5 जंग लड़ सकते हैं। उनका फलसफा था इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर 2.5 फ्रंट वॉर, यानी कि चाइना, पाकिस्तान और कश्मीर को दबाने के लिए। तो वो उन्होंने कहा तो खाम ख्याली है, जब पाकिस्तान अकेला खड़ा हो जाए, तुम कह रहे हो चीन भी आ जाए कश्मीर, तो वो उनको ये अंदाजा हो गया है कि उनकी खाम ख्याली वाकई खाम ख्याली थी। इनके जो जर्नल हवा में उनमें भरी हुई थी, जो कह जा रहे थे कि 2.5 फ्रंट वॉर हम लड़ेंगे, उनको अंदाजा हो गया ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। अभी तो चीन ने बड़ी थोड़ी सी फौज बॉर्डर पे रखी है, अगर वो ज्यादा भेज दे तो मुसीबत पड़ जाएगी। इससे मैं समझता हूँ एक तो वो फैक्टर था, और पाकिस्तान को सूट करता है कि जब अफगानिस्तान की बातचीत हो तो कोई यहाँ सीज फायर हो ताकि हमारा ध्यान जो है ना बटे। एक तो ये बात है। लेकिन मैंने आपको जो बात कही थी, अगर वाकई सिंसियर है मोदी साहब कि वो समझ गए हैं कि बड़े सगीर के हालात जैसे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को भी नुकसान हो रहा है जनूबी एशिया में, और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े जा रहा है, इसमें तो दो राय नहीं है।
हो सकता है उन्होंने ये सोचा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी हम पाकिस्तान से भी हालात बेहतर करें ताकि अफगानिस्तान से भी हमें अगर कोई रास्ता मिल सके वो भी बेहतर होगा, और पाकिस्तान हमारी ऑपोजिशन शायद बंद कर देगा जो हम पीस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में होंगी, लेकिन ये देर पा नहीं होंगी जब तक मामलात कश्मीर के जो हैं वो ठंडे नहीं होते। पहले वो ठंडे होंगे, इन अदर वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है सर, मेरे पास ब्रेक का भी वक्त हो रहा है सर। मैं आपसे एक और चीज़ के ऊपर आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ सर। फेटफ कवानीन की सर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि हमने उनके 27 में से तकरीबन 24 पॉइंट के ऊपर हमने अमल भी कर लिया, सिर्फ 3 नुकात रह गए थे उसके ऊपर हम अमल नहीं कर सके थे, लेकिन इसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में रहे। सर क्या इस सारे सिनेरियो के पीछे आप समझते हैं कि भारत भी लॉबिंग कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को एडमिट नहीं किया जा रहा? मुझे तो शक ही कोई नहीं कि भारत कर रहा है, भारत को छुपा के तो नहीं कर रहा, वो तो खुले बंदों कर रहा है। तो वो आपको कह रहा है, वो हो सकता है ये भी पाकिस्तान के दिमाग में हो कि जी इनको मुंह बंद कराएं और ये फेटफ से तो निकल। लेकिन ये सिर्फ टैक्टिकल बात हुई ना जी, हमें भी शूट कर रहा है उनको भी कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये मामला किसी पीस प्रोसेस की तरफ जाए तो उसके लिए एसेंशियल है नंबर 1 ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में खत्म हो। उसके बाद आएगा कि जी क्या बेसिस है कश्मीर के साथ और पाकिस्तान का इंडिया पे अगर पीस प्रोसेस होना है तो उसका क्या रास्ता ढूंढते हैं ये। लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद नहीं होती और आर्टिकल 35 के बाद। बिल्कुल ठीक है सर। मैं खुर्शीद कसूरी साहब सर आपको बहुत मशहूर हूँ, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं ब्रेक पे जाऊँगा, ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर और मौजूआत हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर चौधरी मंजूर साहब ने, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर वक्त देने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया जब अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हो गए। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि PDM को बाईपास करना पड़ा? कोई मजबूरी नहीं थी उनको, चूँकि वैसे तो ये असूली तौर पर ये होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है अपोजिशन लीडर उनका होता है। जैसे कौमी असम्बली के अंदर वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उनका अपोजिशन लीडर है। इसी तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी हमें ऑफर की गई लेकिन हमने नहीं ली। तो यहाँ पे भी उन्हें थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए था, लेकिन जब वो डिबैकल हो गया उस वाला वो चेयरमैन सेनेट वाला, हाँ, तो उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि कुछ देर के लिए जब तक वो फैसला नहीं होता यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सीनियर आदमी उनको बना दें। लेकिन तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि आजम नजीर तारड़ साहब जो है जी, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल में उन वकला के पुलिस वालों के वकील है जी, वो एक इरिटेंट थे जिनका नाम जानबूझकर फिर नून लीग ने दिया जिससे चीजें खराब हुई। लेकिन जो साहब आप लोगों ने PDM के अंदर ये बैठकर तय किया था, असूली तौर पर ये तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार होगा, डिप्टी के लिए JUIF से उम्मीदवार होगा और अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। जब एक चीज़ तय हो गई थी सर तो फिर आप लोगों ने, जाहिर है आप लोग अपनी सीट नहीं जीत सके, वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने सर एक चीज़ PDM के प्लेटफॉर्म पर तय कर ली थी, उसके बावजूद आप लोगों ने उसको बाईपास किया। सर ये गिला बनता है। दोबारा PDM के प्लेटफॉर्म पे हमने रिक्वेस्ट की, चीजें जैसे जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक भी उसमें तब्दीली भी आ सकती है। तो लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हुआ इनके नामजद होने पर। अगर उनकी नामजदगी ना होती तो शायद आप लोग कंप्रोमाइज कर जाते। नहीं, कंप्रोमाइज तो किया ही हुआ था, लेकिन शायद इस तरह की सूरत हाल ना पैदा होती। लेकिन जो साहब गुजारिश ये है कि अगर इनका नाम था आप इनके नाम को तब्दील करवा सकते थे, रिक्वेस्ट की जा सकती थी। हमने कहा, लेकिन वो बार बार रीएट्रेट उसी नाम पे करती थी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी जानबूझकर बार बार उनका नाम लिया। लेकिन इससे पहले भी एक इन्होंने सेनेट का टिकट दिया था,
वो मकबूल, राना मकबूल साहब जी। जो साबिक आईजी रहे उनको, तो वो भी आपको पता है उनकी क्या कोई खूबी थी, वरना तो अगर बहुत किसी चीज के वो एक्सपर्ट होते तो उन्हें वजीर दाखिला बना दिया जाता। लेकिन सवाए इसके कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी की जुबान काटी थी, और क्या हो। लेकिन जो सब वो ठीक है, आपकी बात, आपका मौक़िफ़ आप अपनी जगह पर, लेकिन जब आपने 20 सितंबर को ये तय किया था कि आप लोग ओहदों के लिए भाई नहीं उसने लड़ेंगे। दोबारा, मैं गुजारिश तीसरी बार अब करने लगा हूं सर कि उसने गुजारिश, मैंने सर फिर मेरा कहा, सवाल सुन लें, सर मेरा बात सुन लेना। आपका जी सवाल वही है ना कि वो नहीं नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की इस मूव से पीडीएम को नुकसान पहुंचा है, पीएमएलएन इस बात को PDM क्लेम को कर कोई रही है। नुकसान नहीं पहुंचा, कोई नुकसान। सर क्या ये सिनेरियो चेंज नहीं हो गया? आज भी वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब सिनेरियो ने ये तो कहा, काफी दिनों से चेंज हुआ है। सर सुने, फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि जी अब पीडीएम टूट चुकी है, पीडीएम दफन हो चुकी है, अब हम वो तो अलग अलग रोज ही पार्टियों टूट से कर सोते हैं, वो तो रोज तोड़ कर सोते हैं, उनकी क्या बात। आप अपनी बात करें। लेकिन सर ओवरऑल पिक्चर को उठा के देखें तो आप नहीं समझते मौलाना आपसे नाराज, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वाले आपसे नाराज हुए हैं, या आपको तो वो सिलेक्टेड तो पहले ही ऑपोजिशन तक दोनों का कह इकट्ठे दिया हैं। गया सर? वो दोनों पहले ही इकट्ठे हैं, वो तो चीजें तय करके आते हैं। अच्छा, यानी मौलाना फजलुर रहमान और पीएमएलएन इकट्ठे हैं? जी जी, इसमें कोई शक है? सर अपना अपना मौकफ है सर, जैसे आपका अपना मौकफ है वैसे उन दोनों जमातों का अपना अपना मौकफ है। हम्म। जो सब आप इस पे कमेंट करते नजर नहीं आ रहे सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ओवरऑल पिक्चर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मूव से पीडीएम ने जो एक मोमेंटम बनाया था उसको नुकसान पहुंचा है। तो पीडीएम बनाई किसने थी भाई? तो आप ये समझते हैं कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे पीडीएम आपने PDM बनाई जब थी, आप लोगों अपने के- मौकफ के जब साथ लोगों चलेंगे, के- आपके साथ दीगर जमातों को चलना पड़ेगा? नहीं, जो सही बात करेगा उसके साथ चलेंगे। तो फिर आइंदा ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेगी? ये किसने फतवा दे दिया है भाई? आप क्यों फतवे दे रहे हैं? ये आप सवाल करें। सर मैं आपसे सवाल यही तो कर रहा हूं कि आप नहीं, क्यों नहीं रहेगी? सर मैंने फिर तो आपको 3 बार देखिए इस बात का उसके जवाब उसके लिए सर मंदरजात है ना, उसके लिए चीजें आपस में मिल बैठ दिया। कर दर्जात है तय। भाई, जब पीडीएम का कोई वजूद नहीं था तब पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल की, एबीसी बुलाई, जब लोगों के ट्विटर खामोश थे, लोगों की जुबानें बंद थी, तब कौन स्ट्रगल कर रहा था इस मुल्क के अंदर? ठीक, तो हम अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सर ऐसी बात नहीं। पीडीएम कायम रहेगी, कुछ नहीं होता। तो सर आपकी जो अब ठीक है पीडीएम आप कायम रहेगी, आपकी जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल का अब रुख क्या होगा, किस तरह से बात आगे बढ़ेगी? अब बात मिल बैठकर आगे बढ़ेगी गवर्नमेंट के खिलाफ या ही होगी, और क्या? नहीं? गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप होंगे, लेकिन JUIF के मौलाना गफूर हैदरी साहब ने भी ये फरमा दिया कि पीडीएम का रुख पहले हुकूमत की तरफ था, अब ये इन्हें अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ रही हैं, अपनी तरफ इनका रुख हो गया है। नहीं, वो गफूर हैदरी साहब का बयान कोई हो सकता है, कोई इंडिविजुअल का बयान हो, लेकिन अपनी तरफ तो हमने तो नहीं किया। जिन्होंने इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नती किया उन्होंने किया है। यानी आप ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च बेशक हो जाए, भले हो जाए, लेकिन इस्तीफे जो हैं वो जाहिर है आप लोग ना पहले देना चाहते थे, अब 4 अप्रैल वाली मीटिंग भी कैंसिल हो गई है, तो सर अब क्या आइंदा हिकमत अमली क्या होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? तो मीटिंग में तय करेंगे। मीटिंग में क्या? ठीक है आप लोग मीटिंग में तय करने के लिए जा तो रहे हैं सर, लेकिन बज़ाहिर हालात तो यही नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून आपसे नाराज नजर आ रही है और आप मुमकिन तौर पर सफ़े अलग हो जाएंगी। राजी कर लेंगे, कोई बात। अच्छा, आप राजी कर लेंगे, लेकिन सर इसमें एक और चीज बताइएगा कि आप लोगों ने जो कल वोट लिए हैं सर, उन वोटों की तादाद अगर उठाकर देखी जाए तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 4 वोट आप लोगों को दिलावर खान ग्रुप के पड़े, और वो 4 वोट जो दिलावर खान ग्रुप के थे वो बाप के लोग थे। नहीं, बाप के लोग के अलावा भी 4 हमारे पास 26 लोग मौजूद, कोई जी। इशू नहीं। तो सर पीएमएलएन कहती है कि 27 हमारे पास तादाद है और आपको 30 वो जमा वोट। करा दें अगर 27 है तो। सर वो कहते हैं ना, वो उन्होंने क्लेम करते हैं application जमा कराइए। 27 उनके पास है, 30 आपको पड़ गए, ये तो कुल वोट 57 हो गए, जबकि नहीं ओपोजिशन भाई, के कुल ऐसा वोट। नहीं है। देखें, टोटल ओरिजिनल जो हमारे पास तादाद थी उसमें से 26 हमारे पास हैं, 25 उनके पास। अच्छा, फिर जो 26 इन आप 4 के अलावा। सर फिर इस बात को आप तस्लीम करें ना कि 4 आपको जो वोट पड़े हैं वो वोट आपके नहीं थे, ओपोजिशन के नहीं थे, वो बाहर टेरिटरी बेंचों से वोट पड़े हैं वो। यार उसका पता चल जाएगा उनका, वो अपोजिशन बेंचों में अगर बैठे
तो पता चल जाएगा कि वो अपोजिशन के हैं कि नहीं। सर, अगर कोई बंदा अपोजिशन के बेंचों पे बैठना मेरे चाहता है, बात सुनते ना, अगर कोई अपोजिशन के बेंचों पे बैठना चाहता है तो उसको आप जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं आप जाकर हुकूमती बेंचों पे बैठे। लेकिन सर तो ये तादाद पहले कहाँ थी सर? डेवलपमेंट्स होती रहती हैं पॉलिटिक्स के। सर ये तादाद पहले कहाँ थी सर? गुजारिश ये है। तो पहले हम भी इकट्ठे नहीं थे, फिर आप कहेंगे कि वो कहाँ थे? पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इकट्ठे नहीं थे। तो सर अब ये बताइएगा, हमने भी पीसीओ इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़े। लेकिन सर अब ये बताइएगा फिर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप कह रहे हैं कि होती रहती हैं, फिर ये समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपनी लाइन अलग से ले लेगी और अपनी... किसने आपको कहा है कि लाइनें अलग ले लेगी? सर ये लाइन नहीं, आपके पॉलिटिकल सिनेरियो सर ओवरऑल पिक्चर क्या बता रही है सर? आप खुलकर जवाब नहीं दे रहे चीजों के, आप सर खुलकर जवाब दें, ओवरऑल पिक्चर क्या बता रही है? नहीं, पिक्चर ठीक है, आपको खामखा ऐसे लग रहा है। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया। चौधरी मंजूर साहब खुलकर जवाब देने से कासर थे, लेकिन हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक जो मूव ली है उससे पीडीएम को ओवरऑल धचका लगा है। प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, आप JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से देखते हैं एग्जैक्टली उस सिचुएशन को जो पीपल्स पार्टी ने बाईपास किया है पीडीएम के फैसलों को? देखिए, इनफैक्ट ये मामला तो डिसाइड करेगी हमारी क़यादत। हमारी क़यादत से मुराद ये कि सबकी क़यादत, जिसमें शायद अगर पीपल्स पार्टी भी बैठे और नून वाले भी बैठे, सारे बैठे, मगर इस वक्त तक सूरत हाल ये थी कि ये डिसाइड हुआ था मामला नून की फेवर में कि अपोजिशन लीडर जो है उनका होगा। ठीक, तो ये वायलेशन हुई है। अब वो वायलेशन हुई है, आया ये नून इसको फॉरगो करती है, बाकी इसको कंडोन करते हैं, नहीं करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये अल्टीमेटली क़यादत ने फैसला करना है इसमें। लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि चूंकि हमारे साथ ये तय हुआ था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, यूसुफ रज़ा गलानी साहब वो नहीं बन सके, उसके बाद वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, हमारे पास अक्सरियत है, हमने पीडीएम को रिक्वेस्ट भी की लेकिन हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर पीडीएम ने गौर नहीं किया। उनके इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर? हो सकता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों, ये भी हो सकता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हों, हो सकता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात गलत हों, मगर अल्टीमेटली सारे मामले को डिसाइड करना है क़यादत में बैठ के। और इस वक्त तक फैसला यही था, कोई गारंटी किसी किस्म की नहीं थी जीतने की या हारने की। वैसे तो वो जीते हुए थे, अगर कोई किला है तो वो JUI का है कि JUI को उतने वोट नहीं मिले, उनको तो वोट मिले थे। अब अगर उसको डिक्लेयर नहीं किया तो वो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के नुमाइंदा ने जो उस दिन प्रिजाइड कर रहे थे शाहबाज, उनका मसला था, या वो कोर्ट के अंदर मसला अब सब जुडिस है, वो शायद अगर वो अपील फाइल करना चाहें या ना करना चाहें, मगर इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इसके लिए कोई और कसूरवार है और उससे वो जो स्लॉट डिसाइड हो गई वो ले ली जाए और वो वापस उन्हीं को दे दी जाए। सर मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सरकारी अपोजिशन भी कहा और सेलेक्टेड अपोजिशन भी कहा। आप समझते हैं कि बाप के जो मुमकिना तौर पर कहा जा रहा है कि दिलावर खान ग्रुप जिनके 4 मेंबर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, ये बात जो वो कह रहे हैं आप उसकी तायद करते हैं सर? देखिए, जब तक मेरी क़यादत या मेरी पार्टी के अदारे ये फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं जो है इसके ऊपर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अच्छा सर ये बताइएगा, आपका अपना क्या ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मूव के बाद हुकूमत मजबूत हुई है और पीडीएम कमजोर हुई है? ये जालसाजियां उस वक्त लोग करते हैं जिस वक्त उनमें कमजोरी की इंतहा गालिब आ जाती है। तो जाली हुकूमत थी, जाली हुकूमत है, जाली निज़ाम है, जाली कुछ अगर इसमें अगर ये जालसाजी मामला चलाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया में आज तक असूल यही रहा है कि जालसाजी चलती है और अल्टीमेटली वो फ्लॉप हो जाती है। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि इसका नुकसान जो है ना अल्टीमेटली खुदा न खास्ता मुल्क को ना पहुंचे।
अच्छा सर, कामरान मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में हिकमत अमली क्या होगी? पीडीएम हुकूमत तो ये समझती है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दी कि पीडीएम का शराजा बिखर चुका है और अब अलग अलग अपोजिशन की जमातों से बात होगी। आप समझते हैं कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बाद अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब शायद पीडीएम उस तरह से यूनाइटेड ना रह सके? मैं ये समझता हूँ कि ये एक लंबी जदोजहद चल रही है और लंबी जदोजहद में जो है ना वो ये सारा कुछ, ये सारी वारदातें, ये सारी हरकतें ये हुआ करती हैं। असल मामला जो है ना वो ना गवर्नमेंट है ना पीपल्स पार्टी की हरकत है। असल मामला वो है जो, और जब तक आप उस काम करवाने वाले को निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे उस वक्त तक ये चलता रहेगा सिलसिला। और कभी मेरे साथ होगा, कभी आपके साथ होगा, कभी किसी और के साथ होगा। मसले का हल ये है कि आप दस्तूर के दायरे के अंदर आइए और मामला को दस्तूर के दायरे के अंदर लेके जाइए। सर, पीपल्स पार्टी की इस मूव के बाद सर आप ठीक है दस्तूर की बात करते हैं, लेकिन सर आइंदा पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर चलेगा, आप ये समझते हैं? देखिए, ये जदोजहद किसी न किसी सूरत में चलती जाएगी। जब पीडीएम नहीं थी तो भी लोग जो है ना वो इस गैर दस्तूरी हरकतों के खिलाफ जदोजहद किया करते थे। जब पीडीएम है तो भी करते हैं और आज भी थी ये जदोजहद, कल भी थी, कल भी रहेगी। अब किस शक्ल में रहेगी आने वाला वक्त बताएगा। सर बिल्कुल ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें आखिरी सवाल पे ही कमेंट कर दीजिएगा, फिर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है सर, कि हुकूमत जो है वो इस सारी मूव से, ओवरऑल पिक्चर से कॉन्फिडेंट हुई है। पहले पीडीएम का रुख हुकूमत की जानिब था, अब पीडीएम का रुख अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने की जानिब चल पड़ा है। तो उसमें जो आपका अल्टीमेट कॉज था सर कि हम जमहूरियत की असल शक्ल में बहाली चाहते हैं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, वो कॉज कैसे मीट हो पाएगा सर? अल्लाह करे कि हुकूमत जो है ना वो अल्टीमेटली जो है ना वो अपनी सफों को दुरुस्त कर। ये अगर गिरेगी, मेरा शुरू से ये जो है इसमें मानना है कि ये हुकूमत गिरेगी तो अब गिरेगी, लोगों के साथ जो सलूक है उससे गिरेगी। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर के लिए ज्वाइन किया। नाज़रीन अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे फिर एक नेक्स्ट वीक मैंने प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।